नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हर खबर को भूल जाइए, बहुत करीब से देखिए और समझिए इस गुस्से को। यह गुस्सा देश में उस सिस्टम के खिलाफ है, पुलिस के रवैये के खिलाफ है, हुक्मरानों के खिलाफ है। 8 साल पहले दिल्ली में सरेआम निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसके जिस्म के साथ जो किया, उसके बाद उसकी सांस की डोर टूट गई। पूरा देश खड़ा हुआ था ना, आप हम सब। वक्त बीत गया, हालात नहीं बदले। आज भी बेटियां महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदों ने बेटी के साथ जो किया, उससे इंसानियत शर्मसार है। गैंगरेप के बाद पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से की आग भड़क गई है। अस्पताल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस से लेकर कई पार्टियां मौके पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज सवाल यह है कि इस देश में आज भी बेटियां महफूज नहीं है। हाथरस की ये निर्भया जिसे कहा जा रहा है, कब तक निर्भया, ये सवाल उठ रहा है। आज सुबह का ये एक और मामला जिसने पूरे देश को झकझोरा है, लेकिन सवाल यही है कि इसके बाद भी न सोच बदलती है, न तरीका बदलता है, न व्यवस्था बदलती है, न इंसाफ की वो धुरी बदलती है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो दरिंदे। संदीप आरोपी नंबर 1, ये है हाथरस के निर्भया के गुनहगार। आज इनके चेहरे दिखने चाहिए। आरोपी नंबर 2 लवकुश नाम है इसका। आरोपी नंबर 3 रामकुमार। मास्क चाहे आधे चेहरे को छिपा दे, लेकिन इस गुनहगार की आंखें देखिए। रवि आरोपी नंबर 4। संदीप की उम्र 22 साल है, 10वीं तक पढ़ाई की है और काम पल्लेदारी का है। लवकुश 19 साल का है, 12वीं तक पढ़ाई की है, काम खेती का है। आरोपी नंबर 3 रामकुमार, उम्र 28 साल, पढ़ाई 10वीं तक, बेरोजगार घूम रहा है। आरोपी नंबर 4 रवि, उम्र 28 साल, 10वीं तक पढ़ाई की है, नौकरी कर रहा है। और आज तक ने हाथरस के इस निर्भया की मुहिम उठाई है। आज इंसाफ तक इस लड़ाई को ले जाने में शामिल होइए हमारे साथ और बताइए कि आखिर इन 4 दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों निर्भया के इतने साल गुजर जाने के बाद भी बेटियां महफूज नहीं है इस देश में। आपकी रूह कांप जाएगी जब आप जानेंगे कि इस बेटी के साथ क्या हुआ था। हाथरस से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं और इसीलिए श्वेता, आपके साथ शुरुआत करते हुए सफदरजंग अस्पताल, निर्भया के साथ वो बर्बर कांड, वहां पर खड़े हम सब रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज सवाल ये उठता है कि इतने बरस बीत जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बीतता है तो ये अन्याय नहीं खत्म होता है, तो ये रूह कपा देने वाला जो तरीका है। 4 लोगों ने जिस तरह से ये बर्बर कांड किया है, उसको लेकर आज बहुत गुस्सा है लोगों में। अंजना, साल बदल जाता है, महीना बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है ये हालात। मैं इस समय सफदरजंग अस्पताल में खड़ी हूं अंजना। यहां उस छोटी सी बच्ची के परिवार वाले मौजूद हैं जिनका हाल बुरा है, जो कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा होश आया था, उसने सिर्फ एक मांग की थी कि इंसाफ चाहिए। उन 4 दरिंदों को फांसी पर लटकवाना ही होगा। आज जब वो गरीब परिवार यहाँ पर बैठ के इंसाफ की आस लगा रहा है, इंसाफ की दुहाई दे रहा है, तब आप समझिए हिंदुस्तान का कलेजा फट जाना चाहिए ऐसे दिनों में, जब किसी भी लड़की पर इस तरह का अत्याचार होता है और 15-15 दिन बीत जाते हैं, कोई FIR लिखने को राजी नहीं होता है। कानून बन जाए, कानून पर कानून बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाए, लेकिन जब तक कोई आपका मामला ही दर्ज नहीं करेगा, तब तक क्या फायदा इस तरह के कानूनों की। यहाँ पर अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो आपको थोड़ी भीड़ भी नजर आएगी। यहाँ भीम आर्मी के नुमाइंदे भी हैं जो आए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपको कुछ कांग्रेसी भी नजर आएंगे और ये इस कोशिश में है कि आज इंडिया गेट तक इस अपने आंदोलन को ले जाएं।
दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम मरीज भी मौजूद हैं, लेकिन उस सब के बीच हर एक व्यक्ति के आंखों में आपको एक ही सवाल मिल जाएगा, आखिर क्यों बार बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, क्यों किसी लड़की पर इस तरह का अत्याचार। वाकई आपने जो कहा है कि जिस तरह की चीजें हुई हैं इस बच्ची के साथ, वो दोहराते हुए जुबान कांप जाती है। किस तरह के दरिंदे रहे होंगे वो। अंजना, एक बार सीधे आपको लिए चलते हैं हाथरस, वहां से अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूह कपा देने वाली एक घटना है, ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसका जिक्र कर पाना बहुत मुश्किल है टीवी पर, लेकिन हमारे तमाम दर्शक समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इन 4 दरिंदों ने किस तरह की हैवानियत की है उस बच्ची के साथ। 19 साल उसकी उम्र थी, लेकिन सवाल तो व्यवस्था पर है अभिषेक आनंद, जिसका ना डर है, ना खौफ है, ना दहशत है इन दरिंदों में। क्या लैप्सेस वहां पर, क्या देरी हुई थी? परिवार के जो आरोप है उसकी पूरी सच्चाई हमारे दर्शकों को बताइए अभिषेक। जी देखिए अंजना, इस वक्त हम लोग उसी पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वो गांव है जहाँ ये घटना हुई थी। ये चंदपा थाना है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट का है, हाथरस शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर है, और इसके आगे ही थोड़ी दूर बाजरे के खेत हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी। पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, और जब इन लोगों ने बात करी तो इन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होनी थी वो हमने की है, कानूनी तौर पर कोई भी लैप्स पुलिस की तरफ से नहीं है। सबसे बड़ी बात अंजना, जो 3 चीजें इन लोगों ने नकारी हैं पुलिस ने और प्रशासन ने, उसमें से पहली बात यह है कि उसके ऊपर जो जीभ काटने की रिपोर्ट्स आई उनको इन लोगों ने गलत बताया है, रीढ़ की हड्डी तोड़ने की रिपोर्ट आई उनको इन लोगों ने गलत बताया है, और तीसरा ये भी कहा है कि जितने दिन भी यहाँ पर लड़की थी, जितने दिन भी विक्टिम हाथरस के अस्पताल में थी, फिर अलीगढ़ के अस्पताल में थी, कहीं पर भी डॉक्टरों की किसी भी टीम ने सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं की थी। और जैसे ही विक्टिम होश में आती है और पुलिस को बयान देती है तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। इससे जो पुलिस अपना एक प्रॉपर सरकारी तंत्र है उसके मुताबिक मैं लौट रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं, और पुलिस कैसे अब लिपापोती में लग गई है ये सब कुछ आप बता रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले वहां अनाउंसमेंट हो रहा है सीधे। तंसीम क्या हो रहा है वहां पर जहां आप मौजूद है, बताइए तंसीम। जी अंजना, अभी भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है और लोगों को आगाह किया है कि 5 मिनट के अंदर इस परिसर को, सफदरजंग हॉस्पिटल का जो ये परिसर है, मॉर्चरी का जो ये एरिया है, इसको खाली कर दें। 5 मिनट के अंदर लोग पुलिस खाली नहीं करते, अगर लोग खाली नहीं करते हैं तो पुलिस ज़बरदस्ती यहाँ से लोगों को हटा देगी, यहाँ से बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। और अभी रिक्वेस्ट की है दिल्ली पुलिस के अफसरों ने, अभी अनाउंसमेंट किया है बाकायदा माइक पे कि यहाँ से आप लोग हट जाएँ, यहाँ से अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करेगी पुलिस को जो अपनी कार्रवाई करनी है वो करने की, परिवार के जो डेड बॉडी के हैंडओवर का कंसेंट देना है वो देंगे। तो जाहिर है धीरे धीरे इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे लोगों ने कैंडल्स जला रखे हैं, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। हॉस्पिटल से लोगों को बाहर करने की अब दिल्ली पुलिस के अफसरों की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो रहा है। आप देख सकती हैं कि ये दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनाउंस कर रहे हैं, एसीपी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से लोग अब हट जाएं, क्योंकि ये हॉस्पिटल परिसर है, मॉर्चरी का परिसर है, यहाँ पे लोगों को धरने प्रदर्शन की किसी भी तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लिहाजा ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग यहाँ से इस एरिया को खाली कर दें। की तस्वीरें दिखाते रहिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस कांड में यूपी पुलिस का बड़ा दावा है। यूपी पुलिस अपनी तरफ से कह रही है पीड़िता के साथ नहीं हुआ था गैंग रेप। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज तक से बोले हाथरस के एसपी, और वो इससे सीधा इनकार कर रहे हैं गैंग रेप से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पुलिस का इसमें क्या रोल है, कैसे एफआईआर हुई, कैसे वो तहरीर चेंज हुई, पूरा विस्तार में बताइए कि ये गैंगरेप की घटना को आखिर पुलिस ने कैसे तफ्तीश किया। देखिए, शुरू में जैसा आप जानते हैं, पहले ही बताया गया, 14 तारीख को पीड़िता के भाई और उनकी मदर थाने आई थी, थाना चंदपा, और उन्होंने, पीड़िता के भाई ने रिटन कंप्लेन दी थी कि उनकी बहन को बाजरे के खेत में जब वो घास इकट्ठा करने गई थी तो जो एक अभियुक्त है, उसका नाम बताया था संदीप, उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। तत्काल इसकी एफआईआर रजिस्टर की गई थी सुसंगत धाराएं 307 SC/ST एक्ट में, और उसके जो अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई थी। उसके बाद पीड़िता को उचित इलाज के लिए जब यहाँ से जिला अस्पताल से
JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया। तो वहाँ वो उस समय बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो जब वो बोल पाने की स्थिति में हुई तो उसका स्टेटमेंट जो IO सर्किल ऑफिसर है उसने रिकॉर्ड किया। तो पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और एक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 एक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि देखिए कहीं कहीं ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता की जीभ काट दी गई थी या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी जिसके कारण कि उसकी प्रॉब्लम हुई थी और जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसको कि सर्किल ऑफिसर ने महिला कांस्टेबल की बदौलत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है। और उसके बाद साथ में हमारी पुलिस टीमें लगी हुई थी। जो 4 एक्यूज्ड हैं चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जेल 4 एक्यूज हैं, चारों को गिरफ्तार करने के लिए एक सेकंड उनका वहां पोस्टमार्टम करा लिया गया है। उनका शव यहां आएगा और जो बाकी साक्ष्य संकलन है वो हम तत्काल करा के आगे की विधि कार्रवाई कराएंगे और चार्जशीट दाखिल कराएंगे। गैंगरेप का जो आरोप था इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ हुआ जिससे कि ये साबित हो सके कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और कई लोगों द्वारा किया गया हो, ऐसा कुछ पुलिस को मिला है? देखिए जब मेडिकल असॉल्ट की बात जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको FSL रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। प्राइवेट पार्ट में कोई चोट ऐसी नहीं है, ऐसे अभी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया जी। दूसरी चीज सर, अब इन्वेस्टिगेशन यहीं तक है? इतने ही एक्यूज थे जितने पकड़े गए हैं या अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन के पहलू चेंज होंगे और भी लोगों को पकड़ा जान सकने की संभावना है? देखिए जितने भी अभियुक्त नामजद और प्रकाश में टोटल 4 हैं, चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार करने को शेष नहीं है। चारों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, ये हाथरस के एसपी बता रहे हैं। हाथरस के एसपी मेडिकल जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए गैंगरेप से ही अब इनकार कर रहे हैं। गैंगरेप से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन परिवार के तमाम आरोप हैं और राजनीतिक रूप से ये मामला कितना बड़ा बनता चला जा रहा है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इस क्रूरता ने कहीं पर झकझोर दिया। ये सवाल पूछने पर मजबूर किया कि आखिर एक बेटी इस देश में इस तरह से 4 दरिंदों की शिकार होती है और ये व्यवस्था देखती रह जाती है। उन दरिंदों में आखिर क्यों नहीं खौफ कानून का बसता है, क्यों नहीं डरते हैं वो? हमारे साथ तंसीम हैदर बने हुए हैं, जहां पर तंसीम क्या आप बता रहे हैं कि एम्स में उनकी पोस्टमार्टम की जा रही है और इसी वजह से वहां पर लोगों का पहुंचना हो रहा है और दिल्ली पुलिस लोगों को नियंत्रित कर रही है। तंसीम, जाहिर सी बात है, लोगों को ये बताया गया, लोगों को ये पता चला कि डेड बॉडी यहाँ से भेज दी गई है हाथरस के लिए, तो भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि हमें बिना बताए डेड बॉडी क्यों भेज दी गई, जबकि पुलिस ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के चलते कह रही थी। बाद में डिप्टी एसपी का ये बयान आया कि उनके कब्जे में है, मॉर्चरी में है डेड बॉडी और परिवार के कंसर्न के बाद उसको दिया जाएगा और सुरक्षा के साथ उसको भेजा जाएगा हाथरस। तो लोगों की भीड़ अभी भी जमा है, लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि आप इस परिसर को कर दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इस परिसर में धरना प्रदर्शन की कोई इजाज़त नहीं है। हॉस्पिटल परिसर है सफदरजंग का। तो पुलिस का कहना और पुलिस की कोशिश यही है कि जो परिवार के उनके पिता और भाई यहाँ मौजूद है उससे कंसेंट लिया जाए, उनके बाद उनको डेड बॉडी सौंपी जाए और डेड बॉडी को यहाँ से सुरक्षा में रवाना किया जाए और इस धरना प्रदर्शन को यहाँ से किसी भी तरह ख़त्म किया जाए। यहाँ पे सीआरपी को बुलाया गया है। बाकी जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं और उनकी ये कोशिश है कि इस परिसर को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक आनंद है क्या हमारे साथ? अभिषेक, आपने एसपी से बात की थी, कई दिनों तक उस बच्ची को होश नहीं आया, क्या इसका जवाब था उस एसपी के पास? क्या उस एसपी ने आपको यह समझाया कि कौन से अस्पताल में कौन सी मेडिकल रिपोर्ट, किसका जिक्र वो कर रहे हैं? और अगर इसके साथ हिंसा हुई इस तरह की तो इसका क्या लॉजिक है उनके पास? 4 लोग एक लड़की की हत्या क्यों करना चाहते थे? क्या मोटिव था? किस तरह बढ़ रही है उनकी जांच? क्या उनके पास एक भी सवाल का जवाब है? इस बच्ची की मौत हो गई है,
एसपी साहब को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या सिर्फ अपना दामन बचाने की कोशिश में लग गए हैं? अभिषेक आनंद जी देखिए अंजना, धाराएं कम हो जाने से किसी भी तरह का ये जो घटना हुई है इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उसके ऊपर हमला हुआ, दूसरी बात बिल्कुल क्लियर है कि विक्टिम के ऊपर हमला गलत नीयत से किया गया, किसी सही नीयत से किसी आपसी झगड़े में हमला नहीं किया गया। विक्टिम के ऊपर गलत नीयत से हमला किया गया। उसी गलत नीयत के हमला करने के बाद जब उसने चीख निकाली तो उसके गले को दबाया गया। उसके बाद जब उसके गले की हड्डी पर चोट आई तो सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में आई और उसके बाद अंततः उसकी आज जान चली गई। किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई करना कि हमने सारा काम कर दिया नहीं है। अगर मुजरिम में खौफ नहीं है, अगर जो भी सेक्सुअल प्रेडेटर है, जो भी इस तरह के भेड़िए जो सड़क पे घूम रहे हैं, अगर उनमें खौफ नहीं है पुलिस का, अगर लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं है, तो 2 धाराएं बढ़ाने 4 कम करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक और आपको बताना चाहूंगा अंजना, कि जिस तरह की चीजें ग्राउंड पे होती हैं, गांव में होती हैं, इस तरह के छोटे कस्बों में होती हैं, बड़े बड़े दावे किए गए, निर्भया फंड बना दिया गया, लेकिन अंजना इसका निर्भया फंड का उपयोग इस चीज में होता है कि कैसे उसको कंपनसेट किया जाए। जब घटना हो जाए तो पुलिस स्टेशन बना दिया जाए जहां वो पहुंचे। जब पुलिस स्टेशन बन जाए तो बाद में आएगा। एक सेकंड अभिषेक आनंद, कॉम्पनसेशन तो बाद में आएगा। अगर वाकई ये रेप का मामला है और ये एसपी साहब आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, तब सवाल किधर जाएगा? क्योंकि इनकी तो पूरी ताकत इस बात में झोंकती हुई नजर आ रही है कि ये रेप नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट देखिए, रेप की बात गलत है, जीभ कटने की बात गलत है। सवाल ये है कि इस बच्ची पर इस तरह का हमला हुआ और ये किसी आपसी रंजिश की बात अगर नहीं है तो मोटिव बताएं एसपी साहब, और ये बताएं कि इस तरह की घटना पे आखिर लिपापोती करने की कोशिश क्यों हो रही है। ये भी वो बताएं कि उसकी जान चली गई है, कई दिनों बाद उस बच्ची को होश आया है। ये सवाल पूरे देश में आज गूंज रहा है। हर मां जिसने उस दिन निर्भया की मौत के बाद सड़कों पर निकलकर विरोध किया था, नए कानून की मांग की थी कि बच्चियों को इंसाफ मिले, आज वो सभी इससे बहुत गुस्से में है। ये बात हाथरस के उस थाने तक पहुंच रही है कि नहीं जहां आप खड़े हैं? अगर एसपी साहब अभी भी हो तो उनको बोलिए कि आए बाहर सवालों का जवाब दें। जिस थाने के बाहर आप पहुंचे हैं, जहां पर आप खड़े हैं, वहां तक ये आवाज पहुंच रही है या नहीं? लोगों में बहुत गुस्सा है, ये लीपापोती से आगे का मामला हो चुका है अब। अभिषेक आनंद जी बिल्कुल अंजना, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की उनको लाइव पर बैठाने के लिए, यहाँ तक कि जो डीएम है यहाँ के वो भी पहुंचे हुए हैं, एसपी क्राइम भी पहुंचे हुए हैं, दूसरे जिले के अधिकारी तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर लाइव शेयर करने के लिए, मेरे साथ खड़ा होने के लिए राजी नहीं हुआ। अपनी उन लोगों ने पूरी तरीके से सफाई दी कि कानून की किताब के मुताबिक उन्होंने जो जो करना था, जो जो कहना था वो कह दिया और वो चले गए। सवाल सबसे बड़ा यही है, जो भी चीजें वो बता रहे हैं उससे ये कहाँ साबित होता है कि ये क्राइम नहीं हुआ? उससे ये कहां साबित होता है कि गलत नीयत से उस लड़की के ऊपर हमला नहीं किया गया, उसका गला नहीं दबाया गया, उसके गले की हड्डी में चोट नहीं आई? ये कहां साबित होता है? क्राइम तो हुआ है, इनोसेंट मासूम लड़की के खिलाफ हुआ है, और जिन दरिंदों ने किया है, अगर उनके मन में खौफ नहीं है तो किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह का फंड बनाना सब कुछ बेनामी लगता है। अंजना, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी तंसीम में आ रही हूँ आपके पास, श्वेता सिंह भी जुड़ी हुई हैं और सफदरजंग अस्पताल के बाहर से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सफदरजंग में जबरदस्त हंगामा हो गया है, वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्वेता जी, विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं अंजना, और साथ ही उसमें एक चीज को हमें समझना होगा कि लड़की का जो छोटा भाई है वो अभी उससे मेरी बात हुई है और उसने कहा है कि मेरी बहन का गला टूटा हुआ था। अब देखिए, ये टेक्निकल चीजों में अगर फंसाएंगे तो इस चीज का जवाब उन्हें जरूर देना होगा कि उस समय फिर पुलिस वालों ने उस बच्ची से ये क्यों कहा कि नहीं ये नाटक कर रही है, एफआईआर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों इस तरह की चीजें कही गई थी? अगर उस समय सचमुच में वो बेहोश थी, गले में इस तरह का प्रहार था जो आज उस बच्ची की जान चली गई है, और उस समय एक परिवार को सिर्फ इसीलिए नाटक करने का उलाहना दिया गया क्योंकि वो एक गरीब परिवार था। आज ये सारी दलीलें एक तरफ है यूपी पुलिस की और हकीकत जो है वो दूसरी तरफ है अंजना।
तमाम सवाल ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे और हम तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं अभिषेक आनंद कि वहां पर ये सवाल दागे जाए और पूछा जाए कि आखिर इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी। आज परिवार ये क्यों बता रहा है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही की, पुलिस ने उनके मामले को सीरियसली नहीं लिया और वही किया जो हर बार ऐसे केस में होता है, लड़की पर ही सवाल खड़े कर देना। लड़की जिस तरह से आज उसकी मौत हो गई है, ये सवाल उल्टा पूछ देना कि ये नाटक कर रही है। अभिषेक आनंद, जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद मैं आ रही हूं तंसीम। जी देखिए अंजना, इस तरह की घटना पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर होती है और पुलिस की टीम वहां जाने के बजाय वो जो तहरीर मिलती है उसके आधार पर एफआईआर करती है। क्या होता है थाने के अंदर हम सबको अच्छी तरह से पता है, कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है अच्छी तरह से पता है, लेकिन कानून की किताब के मुताबिक जो चीजें पुलिस को करनी है वो करके अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी पूरी है। सबसे बड़ी समस्या यही है अंजना कि ग्राउंड पर जो चीजें होती हैं वो वहां तक नहीं पहुंचती जहां पर कानून बनते हैं। ट्रेनिंग की बहुत ही जबरदस्त कमी है। जो पुलिस के लोअर स्ट्रेटा है, जो कांस्टेबल हैं, उनमें ट्रेनिंग की बहुत जबरदस्त कमी है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की कमी है। अगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि गर्दन की हड्डी टूट सकती है गला दबाने से, तो अगर वो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो फिर उसको बचाएगा कैसे? उसको आखिर एफआईआर तक बात पहुंचने से पहले उसको पता तो चले कि आखिर इसको हुआ क्या है, कैसे उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको सच तो माने, तब तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इस तरह के आरोप जब पुलिस पर लगते हैं, इस तरह के जो दरिंदे हैं इस तरह से लड़कियों पर हमला कर देते हैं खुलेआम, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ कानून की किताब के मुताबिक जो काम होना है वो हो जाए तो क्या पुलिस का काम खत्म हो गया? क्या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? क्या आगे इस तरह की घटना नहीं होगी? इसके लिए क्या पुलिस पूरी तरह से तैयार है? अभिषेक, इसमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इसमें ईमानदारी चाहिए होती है। इसमें यह समझना होता है कि कानून के तहत ही आपको काम करना है। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरह की पीड़िता आए तो सख्त से सख्त तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बात सुनी जाए, फौरन केस दर्ज किया जाए। इतना संगीन ये अपराध है, लेकिन शायद उस दफ्तर में, उस थाने में बैठे एसपी साहब तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन आज तक की नजर है इस खबर पर और सुनना पड़ेगा एसपी साहब को और बताना पड़ेगा कि आखिर इसी थाने में जो आपके पीछे है कार्रवाई सख्त क्यों नहीं की गई। रेप जैसे मामले में क्यों लड़की पर ही सवाल खड़ा किया गया? आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। सवाल आज तक पूछ रहा है कि आखिर कब तक निर्भया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज सुबह एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया है। जरा रोक कर, ठहर कर सोचिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस की 19 साल की बेटी, 15 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई, इस बेरहमी से मारा गया कि आज उसकी मौत हो गई। कई दिनों तक वो होश तक में नहीं आई। वो मौत अब अपना इंसाफ मांग रही है, संपूर्ण न्याय। ये आक्रोश हमारी आपकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाता है और पूछता है कि कब तक रौंदी जाएंगी बेटियां, कब तक मारी जाएंगी बेटियां। ये आक्रोश हमारी बिना रीढ़ की जिंदगी को टेक देने के लिए है कि अब तो जागो और अपने दामन में झांक कर देखो और पूछो कि कब तक बर्बर अपराधियों और दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी बेटियां। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब तक एक बेबस बाप अपनी पथराई आंखों से अपनी बेटी की लाश को निहारेगा? उस निष्प्राण बेटी की लाश जिसकी आत्मा को पहले मार दिया गया, फिर शरीर को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना